हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई एम दीपा सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स 9 की यूनिट 3 पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है मेथड ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। इस यूनिट की मैंने 3.1 पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आज अब जो हम पढ़ेंगे वो 3.2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, एम्पेरिकल टू रेशनल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नो टू अनॉन, पर्टिकुलर टू जर्नल। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का मतलब यह है कि शिक्षण सूत्र की किस अपनी टीचिंग के लिए किन किन सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आप किस तरह से आप क्लास में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, या किसी चैप्टर को प्रेजेंट कर सकते हो, वो आप इसमें सारी चीज़ को पढ़ोगे और आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उसको तब भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जो अब मैं जो वीडियो मैं डाल रही हूँ इसका आप 17 तारीख को पेपर है। ठीक है, जो भी मैं पॉइंट्स डाल रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन पॉइंट्स से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन वाले पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाए। और मैं कोशिश करूँगी कि पेपर कल मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको बता सकूँ। अपनी साइड से मैं पूरी कोशिश करूँगी, वरना आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जो भी मैं पॉइंट्स अपलोड कर रही हूँ इन वाले पॉइंट्स को आप काफ़ी अच्छे तरीके से इनको अपना प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आइए चलिए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के आविष्कार एवं खोज हुए हैं, परंतु शिक्षण सूत्र का आविष्कार नहीं वरन इनको खोजा गया है। कि मतलब शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई चीज़ों की खोज हुई है, और जो शिक्षण सूत्र है इनका आविष्कार नहीं किया गया बल्कि इनको खोजा गया है। शिक्षण सूत्र सीखने और सिखाने को सुगम बनाते हैं। जो शिक्षण सूत्र हैं ये किसी चीज़ को सीखने और सिखाने को काफ़ी सरल बनाते हैं। प्रत्येक शिक्षण सूत्र किसी एक विषय पहलू पर बल देता है। इनका अनुसरण कर शिक्षण एक सफल होता है और छात्र भी सरलता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि शिक्षण सूत्र के माध्यम से हम किसी भी अपनी शिक्षण को काफ़ी सरल बना सकते हैं, और इन सूत्र के माध्यम से बच्चा काफ़ी सरलता से काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। अतः इस प्रकार यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक शिक्षण के समय इन शिक्षणों का प्रयोग करे। कि मतलब हर एक शिक्षक शिक्षण के समय इन सूत्रों का प्रयोग करे, जिससे बच्चे के लिए भी इजी हो और शिक्षक के लिए भी चीज़ें इजी हो। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा वो है ज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब फ्रॉम टू नो टू अननोन। बालक के पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना। वस्तुतः यह माना और देखा गया है कि जब बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर जब नए ज्ञान को प्राप्त कराया जाता है तो वह उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर लेता है। कि मतलब बालक की मतलब किसी भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप कोई उस चीज़ को पढ़ाते हो तो बच्चा उस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से उसको ईजी तरीके से सीखता भी है और उससे ज़्यादा नॉलेज भी लेता है। ठीक है, अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि किसी विषय को पढ़ाने से पहले इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विषय का पूर्व ज्ञान कितना है। कि मतलब एक शिक्षक को या एज अ टीचर आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जान लेनी चाहिए पढ़ाने से पहले, कि उस विषय के बारे में उस बच्चे को कितनी जानकारी है। शिक्षक को इस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। मतलब बच्चे जो टीचर है एज अ टीचर आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ही नई नॉलेज पर आधारित करना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यदि गणित में बालकों को अंकों का ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार पर अंकों का महत्व के बारे में बताया जा सकता है, अथवा जोड़ घटाना गुना इस प्रकार से भी आप चीज़ों को बता सकते हो। अगर एज अ टीचर आप कोई गणित का टॉपिक पढ़ाते हो और आप प्रीवियस नॉलेज बच्चों की ये है कि बच्चे को नंबर्स के बारे में पहले से ही पता है, तो आप उन नंबर्स के बारे में आप उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो,
उन नंबर्स का यूज़ करके आप एडिशंस बच्चे को सिखा सकते हो, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही विज्ञान में अगर बच्चों को आप शरीरों के अंगों के बारे में ज्ञान है तो उनके उनके बारे में आप उनकी शरीरों के अंगों के बारे में उनके कार्य बता सकते हो, उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नो टू अननोन, कि मतलब बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को आधार बनाकर नई चीज़ों को प्राप्त कराया जाए, ठीक है। स्पेंसर ने लिखा है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनको उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुगम से कठिन की ओर, मतलब बच्चे को फ्रॉम टू इजी टू डिफ़िकल्ट, कि बच्चों को पहले इजी चीज़ें सिखाई जाए फिर उसको डिफ़िकल्ट चीज़ों पर ले जाया जाए, ठीक है। कठिन पाठों को पढ़ाने से पहले पूर्व सुगम पाठों को पढ़ाएं, मतलब कठिन पाठों को पढ़ाने से पहले आप उनको सुगम पाठों को पढ़ाया जाए। शिक्षक को पढ़ाने से पहले पाठ्य विषय को इस प्रकार से विभाजन करना चाहिए कि उसे अपने पहले पाठों में ही सफलता प्राप्त हो जाए, कि मतलब आप किसी पाठ को पढ़ाने से पहले इस तरह से पाठ को पढ़ाया जाए कि बच्चे उसमें अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर लें। यह तभी संभव है जब कठिन पाठ को पढ़ाने से पहले सुगम पाठ को पढ़ाया जाता है, कि यह तभी संभव रहता है कि आप इजी चैप्टर्स को पहले पढ़ाएं जब आप जाकर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पढ़ाएं। प्रारंभ में ही कठिन पाठों को पढ़ाने से छात्रों के मन इस प्रकार की भावना या विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि विषय कठिन हो और धीरे धीरे उस विषय में रुचि समाप्त हो जाती है, कि अगर आप बच्चे को पहले ही डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पढ़ाओगे तो बच्चों की उस चीज़ में इंटरेस्ट बनना कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो अपना उस चैप्टर में अपना इंटरेस्ट बनाना कम कर देते हैं, ठीक है। पाठ छात्रों के लिए कठिन है या नहीं इस बात का निर्णय शिक्षक के छात्रों के मानसिक विकास के आधार पर पाठ छात्रों के लिए कठिन है या नहीं इस बात का निर्णय शिक्षक को छात्रों के मानसिक विकास के आधार पर स्वयं करना चाहिए, कि पाठ छात्रों के लिए कठिन है या नहीं इस चीज़ का बच्चे को उनके मानसिक विकास के आधार पर ही पता लगा लेना चाहिए, ठीक है। रायबर्न का कथन है, हमारा कार्य पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, कि जो रायबर्न का कहना है कि जो हमारा कार्य है वो और पाठ है वो हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए विज्ञान में छात्रों को पहले पेड़ के भाग जैसे पत्ता, जड़, तना आदि सुगम विषय के बारे में बताना चाहिए। फिर छात्रों को प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन जैसी विधि के बारे में बताना चाहिए, कि अगर आप कोई विज्ञान में फोटोसिंथेसिस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें बच्चों को पहले पेड़ के बारे में, उनके लीव्स के बारे में, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में बता देना चाहिए, बताना चाहिए, और फिर बाद में उसको पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना चाहिए, कि जिससे बच्चा इजी तरीके से उसको समझ जाए। ठीक इसी प्रकार गणित में गिनती और अंकों का ज्ञान शुरुआती समय में कराना चाहिए, फिर कठिन पाठ पढ़ाना चाहिए जैसे जोड़, गुना, भाग आदि की। ऐसे ही गणित में पहले बच्चों को अंकों के बारे में या नंबर्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से उनको बता देना चाहिए, उसके बाद आपको जोड़, घटा, गुना, भाग के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा सरल से जटिल की ओर, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, की मतलब बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व सरल बातें बतानी चाहिए, कि मतलब कि जटिल बातों को बताने के बजाय उनको सरल बातों को बताना चाहिए। बालक को पहले सरल बातें बतानी चाहिए, उसके बाद ही उसे जटिल बातें बतानी चाहिए। अतः हमें पाठ पुस्तक का इस प्रकार विभाजित करनी चाहिए कि पहले सरल बातें आए और बाद में क्रम से जटिल बातें आए, कि अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमें उस तरह से उस पाठ को पढ़ाना चाहिए कि पहले उस पाठ की सरल बातें आए फिर बाद में आपकी जटिल बात आए। तो इस चीज़ से बच्चा अच्छी तरीके से समझता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड चीज़ों पर बच्चा
अच्छे तरीके से उससे नॉलेज भी लेता है और उसको अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी तरह से सीख भी जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भूगोल के पाठ के शिक्षण में पहले राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद देश और विदेश एवं ब्रह्मांड आदि जटिल भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। कि मतलब अगर आप भूगोल का कोई पाठ पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले राज्य के बारे में बताना चाहिए, कितने राज्य हैं, कैसे कैसे कौन कौन से राज्य हैं। फिर उसके बाद में आपको देश विदेश के बीच का अंतर बताना चाहिए और उसके ब्रह्मांड के बारे में बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो स्थित है। इस संदर्भ में स्पेंसर महोदय ने उल्लेख करते हुए लिखा है, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया जाता तो छात्र शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखता और शीघ्र ही उसे विषय में घृणा तथा रुचि हो जाती है। अगर पाठ को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता तो बच्चों में उस पाठ के उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और बच्चों को उस चीज़ से काफ़ी डर भी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुथल से सूक्ष्म की ओर, मतलब फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सुथल वस्तुओं का प्रयोग करके सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। कि मतलब सरल सुथल वस्तुओं का प्रयोग करके ही हमें सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। अपने प्रारंभिक जीवन में एक बालक वस्तुओं को केवल स्थूल रूप से ही जानता है और समझता है। बालक जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उसमें सूक्ष्म वस्तुओं और बातों की समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। कि मतलब जो बालक है उसमें पहले स्थूल रूप से चीज़ों को जानता है और उन चीज़ों को समझना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा धीरे बड़ा होता है तो वो सूक्ष्म वस्तुओं और बातों को समझना और उस चीज़ों को जानना शुरू कर देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अल्प आयु में एक बालक सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकता कि 2 और 2 4 होते हैं, परंतु यदि बालक को 2 पेंसिल दे दी जाए फिर उसे 2 पेंसिल और दी जाए तो वह इस बात को सरलता से समझ जाएगा कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, अतः एक विशेष शिक्षक के लिए यह आवश्यक होगा कि जब वह विशेष आवश्यकता वाले या छोटे बालकों को पढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष स्थूल सामग्री का प्रयोग को और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराए तो इस चीज़ से बच्चा काफ़ी अच्छे से समझता है। ठीक है, इस संबंध में स्पेंसर का कथन है कि हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों पर समाप्त होने चाहिए। कि जो हमारा पाठ है वो स्थूल वस्तुओं से शुरू होना चाहिए और सूक्ष्म बातों पर समाप्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए। एक बालक के प्रारंभिक जीवन में वस्तुओं के बारे में विचार खंडों में नहीं होते। वह पूर्ण रूप से सिर्फ वस्तुओं को ही जानता है, उसके भागों को नहीं। कि मतलब अगर आप बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हो तो पहले उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ा दो, कोई टॉपिक को, फिर उसके बारे में उसके अलग अलग प्रकार को पढ़ाना चाहिए। उदाहरण, जब एक बालक फलों के बारे को देखा है, जैसे सेब, केला, आम, तो वह उसके पूर्ण रूप के बारे में सोचता है। वह उसके भाग अथवा कहाँ से प्राप्त होता है, किस मौसम में होता है आदि के बारे में सोचना संभव नहीं है। कि बच्चे को अगर फलों के बारे में पता है तो बच्चे को सिर्फ उसको इतना ही पता होगा कि सेब, केला, आम। उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, किस मौसम में ये आता है। परंतु एक शिक्षक इस ज्ञान का आधार बनाकर लाभ उठाकर उसे उसके भागों के बारे में बता सकता है। अर्थात यह पूर्ण रूप से वस्तुओं को दिखाकर उनके भागों के बारे में बताता है। कि अगर शिक्षक इस तरह से बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा अच्छी तरीके से समझता है और अपनी रियल चीज़ों को अगर दिखाकर उस चीज़ों को पढ़ाएगा तो बच्चा और भी अच्छी तरीके से उस चीज़ों को समझता है, उस टॉपिक से ज़्यादा नॉलेज लेता है। उदाहरण, विज्ञान विषय के शिक्षण में पेड़ को प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर उसके भाग, पत्ता तथा डाल आदि के बारे में बता सकता है। कि अगर
जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आप साइंस में पेड़ों के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप एक रियल पेड़ को दिखाकर बच्चों को बता सकते हो कि ये पत्ता है, ये डाल है और ये इसकी जड़ है। तो आप इस तरह से बच्चों को रियल चीज़ों को दिखाकर आप समझा सकते हो, जिससे बच्चे को काफ़ी नॉलेज भी मिलती है और बच्चा ईज़िली चीज़ों को कैच कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि बच्चों को फ्रॉम वो इंडिनाइट टू डिफिनाइट की ओर वो सिखाना चाहिए, कि बालक को निश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान के रूप देना चाहिए, कि बालक को अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान का रूप देना चाहिए। बालक जीवन के प्रारंभिक काल में ज्ञान अनिश्चित और स्पष्ट होता है, कि बच्चे जो बालक है उसके प्रारंभिक काल में जो बच्चा ज्ञान अनिश्चित और स्पष्ट रूप से लेता है, या जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका ज्ञान एक निश्चित रूप लेने लगता है। ठीक है, इसके आधार पर शिक्षक को अपने शिक्षण शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाना चाहिए और धीरे धीरे इसको निश्चित रूप देना चाहिए, कि मतलब इसी तरह से एक शिक्षक को बच्चे की सारी अनिश्चित ज्ञान को धीरे धीरे अनिश्चित ज्ञान का रूप देना चाहिए। उदाहरण, गाय, कुत्ते, बिल्ली या घोड़े के बारे में बालक की धारणा अनिश्चित होती है, कि बच्चों को उसमें पता होता है कि ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है और ये घोड़े हैं। ठीक है, के सारे क्योंकि उसे इन पशुओं के शारीरिक भागों का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, शिक्षक इन भागों के बारे में बालक को ज्ञान प्रदान करता है और इस प्रकार उसके मस्तिष्क में इन पशुओं के चित्रण को पूर्ण रूप और निश्चित रूप देता है, कि मतलब अगर बच्चे को गाय, कुत्ते, बिल्ली इन सब के बारे में पता है तो बच्चे को सिर्फ ये पता है कि हाँ ये ऐसे है, इनके शरीर के भागों के बारे में नहीं पता होता। तो शिक्षक को उन भागों के बारे में बताना चाहिए और बच्चों के अनिश्चित ज्ञान को एक निश्चित रूप देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। विशिष्ट उदाहरण देकर सामान्य नियम निकलवाना। रायबर्न का कथन है कि इस सूत्र का अर्थ वही है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का है, कि मतलब इस वाले पॉइंट का भी वही मतलब है कि जो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर का जो सूत्र था उसी से ही रिलेटेड ये वाला पॉइंट है। अंतर केवल यह है कि इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों के सामने कुछ विशिष्ट प्रकार के उदाहरण रखता है और छात्र उदाहरण की परीक्षा करके उनसे संभावित सामान्य नियम निकालते हैं, कि मतलब एज अ कोई टीचर उनके सामने एक विशिष्ट प्रकार के उदाहरण रखता है और बच्चा उन उदाहरण को सुनकर उनके उदाहरण से ही एक संभावित सामान्य मतलब एक जवाब निकालता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक छात्रों से यह नियम निकलवाना चाहता है, ठोस वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाने से उनका भार कम हो जाता है, अतः वह कुछ ठोस वस्तुओं का भार पहले हवा में और फिर द्रव में डुबोकर लेता है। छात्र दोनों प्रकार के भारों का निरीक्षण करते हैं, कि मतलब एक टीचर है जो किसी भी ठोस वस्तु को डुबाने से पहले उनका भार नापता है और डुबाने के बाद उसका भार नापता है। तो छात्र इन दोनों भारों का अच्छे से निरीक्षण कर पाते हैं और स्वयं परीक्षण करते हैं। सफलता व स्वयं यह नियम निकालते हैं, ठोस वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाने से उसका भार कम हो जाता है, कि मतलब अगर किसी ठोस वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अनुभव से तर्क की ओर, मतलब फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। बालक प्रारंभिक काल में देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है, कि मतलब अपने बच्चा है वो अपने शुरुआत के प्रारंभिक समय में चीज़ों को देखकर और अनुभव कर कर ज्ञान को प्राप्त करता है, पर उसका यह ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता। उसे किसी बात का ज्ञान तो होता है पर वह उस ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके सत्य सिद्ध नहीं कर सकता है, कि मतलब बच्चे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज तो होती है बट वो उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से मतलब तर्क नहीं लगा पाता कि ये सही है या गलत है। उदाहरण के लिए,
एक बालक प्रतिदिन सूर्य निकलते और डूबते हुए देखता है, वह यह भी देखता है कि दिन के बाद और रात के बाद दिन होता है, कि मतलब दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है। उस प्रकार उसे अनुभव द्वारा ज्ञान होता है, कि मतलब उससे उसको देखकर अपने जो अनुभव वो लेता है उसी के माध्यम से वो ज्ञान भी प्राप्त करता है, पर वह तर्क देकर इस ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकता। वह ऐसा सौरमंडल का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है, कि बच्चा उस चीज़ को देख रहा है तो वो एक्सपीरियंस जो ले रहा है उस चीज़ से वो अपनी नॉलेज ले पाता है, बट वो चीज़ में एक तर्क नहीं ले पाता है कि क्या सही, वो क्या सही है और क्या नहीं। तो ऐसा वो जब भी वो तर्क कर पाएगा जब उसे सौरमंडल का ज्ञान होगा। ठीक है, अतः अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाकर आवश्यक है, कि मतलब जो अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको तर्कपूर्ण बनाना आवश्यक होता है। स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक अध्ययन का पूर्ण और प्रयोगात्मक प्रारंभ होना चाहिए, जिससे कि वह अनुभव के स्तर से गुजरकर तर्क के स्तर तक पहुंच सके। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था, और आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, काफ़ी इजी था। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपनी, और मैं कोशिश करूँगी कल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।